मालूम है कि जब उसका अध्ययन करने गए तो अंशों को मतलब वहां से हटाकर परमाणु से, है ना, या कोई अंश को परमाणु में प्रवेश कराकर, है ना, प्रवेश करा के उसका जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन क्या है? क्या होगा? उस अध्ययन के आधार पर आवेश या चार्ज, किसको कहना है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, देख चार्ज अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। वो ठीक किया होगा महाराज जी, वो भाग में हमारा कुछ कहना नहीं है। तो आवेश होता है तो आचरण निश्चित नहीं होगा। आचरण निश्चित होगा यदि निश्चित मानते हैं आप 10 अंश की परमाणु का आचरण निश्चित अभी मानते हैं, वो स्वभाव गति में ही होगा। नहीं ठीक है, वो दोनों मिक्स हो रहा है, ये आवेश और वो आवेश जो है, हाँ। वो दो अलग अलग प्रकार के। परमाणु के आवेश की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, हाँ। वो अंशों के आवेश की बात कर रहे हैं। हाँ। अंशों का आवेश तो वो बाह्य ये अंग्रेजी शब्द बोले। अच्छा, मेरा उसमें कहना ये था बाबा कि जो उसको चार्ज के आधार पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ऐसा एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं है। अंशों के आधार पर इस सारे जो भी घटना घट रही है, जो प्रभाव दिख रहा है, उनको अध्ययन कर रहे हैं, वो उसको जो है एक्सप्लेन किया सकता है अंशों के आधार पर ही। ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो चार्ज को लाने की जरूरत नहीं है। देखो चार्ज को आप लाना चाहते हैं, आप विदेशी शक्ति को इम्पोज किए बिना चार्ज आपको पता लगेगा नहीं। जब कोई आवेशित किए बिना आपको चार्ज पता लगने वाला नहीं है। मनुष्य जब अंगुली किए बिना, मनुष्य हस्तक्षेप किए बिना, विकृत बनाए बिना और परमाणुओं को नापना संभव नहीं है। परमाणुओं का गति, परमाणुओं का नेचर को एक्सप्लेन करना इतना संभव नहीं है। उसको ऐसे ही माना जाए ज़्यादा सुखद, सुंदर और शुभदायक हमको लगता है। जो जैसा है, क्या है भाई, मूल में परमाणु है, ज्ञान हो गया, विज्ञानियों को हो गया, अज्ञानियों को भी समझा ले गए। ये बात बहुत अच्छा काम हुआ। कई के लिए अच्छा काम हुआ, जीवन को एक परमाणु के रूप में स्वीकारने में सहायक हो गया, इसके लिए ये मदद हो गया। और कोई मदद हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। और कोई मदद के लिए तो यही परमाणु बम बनाएंगे, वो ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये मनुष्य का सहायक वस्तु नहीं है। ये सहायक वस्तु नहीं है। ये जो है ना, सबसे बड़ी सहायक वस्तु ये हुई, इतना दिन परमाणु का चिल्लाने से अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी सबको परमाणु की स्वीकृति हो गई है। इतने ही सुगमता हुई। जीवन को परमाणु के रूप में कहने से इरिटेशन नहीं हुआ। वास्तविकता है, ये बात स्वीकार। हाँ, ये दूसरा मैंने ये जो मास बेसिस पर मैंने कहा, वास्तविक रूप में क्या है, परमाणु होते ही है, वो स्वीकारना ही पड़ेगा। हाँ बाबा, ऐसे जड़ परमाणु को समझने में तो मतलब सहायता मिली है। ये बात यहाँ तक तो शुभद हो गया। अब आगे की जो बात है, किसी परमाणु को आवेशित कराने की बात आती है, आवेश को नापने की बात आती है। नापने की बात के लिए हम कोई आवेश करने वाली चीज़ को प्रयोग किए बिना आवेश को नाप नहीं पाएंगे। आवेशित करा करके हम आवेश को नापते हैं। इसमें कहाँ रियलिटी का क्या हुई, सच्चाई क्या हुआ, वस्तु पकड़ में नहीं आती। हाँ, मैंने वास्तविकता कहाँ पता लगा। हम स्वयं हस्तक्षेप करके निश्चितता तो पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उसका हम आवेशित करा रहे हैं, तो अब उसका जो अध्ययन करेंगे उसके आवेशित गति में ही करेंगे। हाँ, अब क्या हालत होगा, गति उसका अध्ययन नहीं हो पाता। हाँ, उसका रियलिटी कहाँ से हमको पता लगा। इसलिए हम गुमराह हो जाते हैं शायद। उसको आप लोग अच्छे से ढंग से समझते हो। इस विधि में तो सिर्फ हस्तक्षेप का अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने को सिर्फ आवेश क्या है वही पता चलेगा। हाँ? हस्तक्षेप करके उसका अध्ययन कर रहे हैं, क्या हस्तक्षेप हो गया, कैसा उसका आचरण, तो हस्तक्षेप का अध्ययन हो पाएगा, जबकि परमाणु का अध्ययन नहीं हो पाएगा। बस ये ऐसे तो हो गया, ऐसे तो हो ही रहा है। हस्तक्षेप के अध्ययन के आधार पर जड़ है, वो तो कुछ अलग हो रहे ना कि अंशों की संख्या वाले मुद्दे पर। अगला क्वेश्चन है भाई कि क्या इसको पहले तो सेटल कर लें। अब एक और चीज, कि अंशों की संख्या जो है, वो केंद्र में तो सभी अंशों को मिलाकर उनसे अधिक, उनके बराबर या उनसे अधिक, वो तो हो गया। ये तो तय हो गया।
अब परिवेश में जो है प्रथम परिवेश से प्रारंभ करके द्वितीय तृतीय परिवेश में संख्याओं का कोई निश्चितता होती है या नहीं? अधिकतम संख्या की कोई निश्चित? हाँ, ये इसमें हमारा जो कहना है, कितने भी संख्या की जो परिवेशों में जितने भी संख्या होती है और उतने ही संख्या या उतने के थोड़ा सा ज़्यादा कम वाला जो केंद्र में जो अंश होते हैं, उसके साथ साथ एक आचरण निश्चित है। वो आचरण बदलता नहीं उतना संख्या में। नहीं, ये तो ठीक है बाबा। ये अच्छा संख्या बढ़कर के उस संख्या में आवे तो भी वही आचरण करेगा, संख्या घट करके उस संख्या में आएगा तभी भी वही आचरण करेगा। अगर वो कैसा मिला? निश्चित व्यवस्था अगर बन गई अंशों की तो उसका एक निश्चित आचरण होगा। हाँ, बस इतनी ये तो ठीक हो गया। ये तो बात हो गई। अब वो ये कैसा स्वभावगति की प्रतिष्ठा है। ये स्वभावगति प्रतिष्ठा आचरण की स्थिरता है। ये स्वभावगति प्रतिष्ठा में ही मानव भी अपना स्वभावगति स्वभाव माने आचरण को निश्चित आचरण को देगा, नहीं तो आदमी निश्चित आचरण को देने वाला नहीं है। जबकि जड़ परमाणु में निश्चित आचरण होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, यद्यपि प्राण कोशाएँ परमाणु के रूप में काम नहीं करते हैं, अनेक परमाणु में उसमें होते ही हैं, प्राण कोशाओं के आचरण निश्चित है। उसका रचना विधि उसमें लिखा रहता है। जैसा अपने को कहते हैं ना, तुम्हारा तकदीर में लिखा हुआ है, कहते हैं ना, वो प्राण सूत्रों में उसका तकदीर लिखा रहता है। वो प्राण सूत्र में रचना विधि उसमें उभरा ही रहता है। वो ही रचना करेगा, वो दूसरा करवे नहीं करेगा। कितना स्थिर आचरण है आप सोच लो, ठीक है। और उसके बाद आया वंश के अनुसार हर जीव अपना आचरण को करते ही, ठीक है। तो मनुष्य ही बना हुआ है अभी, कार्टून क्या आचरण कर देगा, कहाँ से इसको निश्चय करोगे? ठीक है, इस ढंग से बना। और ये निश्चित आचरण नहीं हो सकता है, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए सबको अस्थिर अनिश्चय बताना शुरू किया। उल्टा टोपी, क्या टोपी? उल्टा टोपी, ये कहने शुरू किया साहब। और खोपड़ी को उल्टा किया तो ऐसा होने लगा। जबकि है ऐसा, हर एक परमाणु अपने निश्चित आचरण सहित है ना, स्वभाव गति में। यदि आवेशित गति हो तो उसका आचरण निश्चित नहीं रहता है, ठीक है, ठीक है। हम हाँ, जब हम आवेशित किए बिना परमाणु का आचरण को हम देख नहीं पाते हैं, उसके बाद कहते हैं हम पंडित हो गए। अगला मुद्दा अब क्या किया जाए आप बताओ। तो वस्तुएं हैं, निश्चित है, हमको दिखता है, हमको समझ में आता है, ये परमाणुओं का आचरण निश्चित है, इसलिए वस्तुएं अपने आचरण को बनाए रखे हैं। इतना पर्याप्त नहीं है क्या? लोहे का परमाणु निश्चित है, इसीलिए लोहे का पिंड का आचरण निश्चित है। इतना पर्याप्त नहीं है? ये तो ठीक है बाबा। हैं? ये तो बाबा जी, वो जो मुद्दा था कि आप नहीं, जो हर तो तय नहीं हुआ अभी, हर ऑर्बिट में जो अंशों की अधिकतम संख्या है वो बाबा जी के अनुसार निश्चित है या नहीं है, ये तय नहीं हुआ है अभी, फाइनल नहीं। ओहो, हम 20 बार बताया, आप सुनोगे एक भी नहीं है हो। कहाँ बताया? हर एक परमाणु में निश्चित संख्या होते ही है। नहीं, निश्चित संख्या होगी बाबा, पर जैसे एक परमाणु में मान लीजिए 5 ऑर्बिट है, हाँ। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्बिट में कोई मैक्सिमम संख्या निर्धारित है? हाँ, ये आप पूछते हो। ये व्यवस्था में ये है महाराज जी, जैसा 200 अंशों से 5 ऑर्बिट बनी, हाँ। मान ले, हाँ। या 3 ऑर्बिट बना है, 4 ऑर्बिट बना है, कुछ भी बना है, उसमें क्या हुआ रहता है, 4 ऑर्बिट होने की स्थिति में संख्याएं भिन्न होते हैं, और 3 ऑर्बिट होने में और कुछ होते हैं, 5 होने में और कुछ हो जाते हैं, 200 अंश की परमाणु बनते ही। ये कितना होता है बाबा? अच्छा, ऑर्बिट यदि स्थिर हो जाता है तभी भी उसका आचरण स्थिर है। हाँ। इसमें ये भी आप कंसिडर करके रखिए, यदि एक परमाणु में 3 ऑर्बिट है, उसमें 200 अंश है समझ लो, उसका आचरण निश्चित है, ठीक है।
4 है 200 है तभी भी उसका आचरण निश्चित है। 3 ऑर्बिट में भी 200 अंश हो सकता है। हो सकता है 4 में भी हो सकता है, ये हमारा कहने की मतलब इसका है। मतलब है अधिकतम संख्या निश्चित नहीं क्या क्या हुआ इसमें? वैज्ञानिक कुछ हो थ्योरी गया। के हिसाब से हाँ 2n² के अनुपात में ही ऑर्बिट में परमाणु अंश आते हैं। आपके हिसाब से ऐसा नहीं, अधिकतम तय है कि इससे अधिक नहीं हो सकता। कितना प्रथम अंश में प्रथम ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। जो जीवन परमाणु वाला क्रम है ना, चौथे वो में गठनशील 32 के लिए भी लागू है, और जितने भी अभी तक नॉन परमाणु हैं उनका तो सबका फिर बाद में 200 अंश का परमाणु कैसा बनाते हो? 50 में 32 हुआ, उसके बाद 50 नहीं 200 अंश में 100 बढ़ जाता है। 50 नहीं 100 मध्यांश में हो गया। 50 उसके बाद 72 ऐसे चलेगा वो। हाँ 98 200 अंश के लिए उतने सारे हमको ऑर्बिट बनाने पड़ेंगे। ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाती है। ऑर्बिट की संख्या में आप कैसा बढ़ाते हैं? वैसे ही 2, 8, 18, 32, 72, 50, 72 ऐसे बढ़ती जाती है। अच्छा, मैंने आप लोगों का कहना ये हुआ, आपके जो मेजरमेंट के अनुसार आप लोग अभी तक ज्ञानार्जन किए हैं उसके अनुसार, जो ऑर्बिट्स में जो कुछ भी शुरुआत है, पहला ऑर्बिट वो हर एक प्रजाति के अंश में वो 2 ही होता है। 2 या 2 से कम। अधिकतम 2। हाँ ठीक है। अधिकतम 2। अधिकतम 2। अधिकतम तय। दूसरे में अधिकतम 8 होगा। ठीक है ना? दूसरे में अधिकतम 8, हाँ, तीसरे में अधिकतम 18, चौथे में अधिकतम 32, इस प्रकार से आप गिने हो। अधिकतम 50, छठे में अधिकतम जो है 72। ठीक है, क्या आपत्ति हो गई? यदि ये निश्चित हो गई है, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं आपत्ति कुछ नहीं है आपमें, बल्कि यह हो जाता है कि कितने परिवेश होंगे ये पता लग जाता है, और आखिरी परिवेश में कितने अंश होंगे ये पता लग जाता है। हाँ। ये परिवेश अगर बहुत दूर है ना, उससे केंद्र से, तो उसको फिर संभाल नहीं पाता है। वो ठीक हो गया। उस आइडिया में कोई हमारा आपकी ऑब्जर्वेशन में कोई अंतर नहीं है, हमको ऐसा लगता है। और ये भी होता है अच्छा। कि अजीन परमाणु जब टूटता है, अजीन परमाणु जब टूटता है तो एक नया परमाणु बन जाता है। हाँ। और टूट के जो गया हाँ। वो या तो नया परमाणु बना लेता है या दूसरे परमाणु में घुसता है। विकिरण के रूप में दिखाई पड़ता है, हाँ? या विकिरण के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसको रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव मटेरियल। अच्छा, रेडियो एक्टिव में अंशों के रूप में दिखाई पड़ता है, हाँ। जो जाकर किसी और परमाणु से टकराता है, या तो उसको तोड़ता है या उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी को अभी वो कहते हैं जो रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। उसका मतलब इतना ही है, रेडियोएक्टिव एटम। ये जो अजीन परमाणु था वो टूटा, टूटकर एक तो नया परमाणु बन गया, दूसरा ये जो अंश निकला, ये अंश निकलकर या तो कोई दूसरे परमाणु बना देते हैं, दूसरे परमाणु में घुस भी तो सकते हैं, या फिर आवेशित होकर दूसरे परमाणु में जाकर घुसते हैं, घुस भी रहते उसको हैं। तोड़-फोड़ करते हैं। तब तो ये रेडियोएक्टिविटी। हाँ, प्रस्तापन विस्थापन की जो बात है वो आपको पकड़ में आया है कि नहीं? जी बाबा, वो स्वीकार है ना? प्रस्तापन में जो है ना, कोई अंश आकर के उसमें जुड़ने की जरूरत है। विस्थापन में कोई अंश अपने से टूट करके बाहर होने की आवश्यकता है। तो उसमें क्या आप लोगों का सोचना, जब टूटता है उसके बाद उस परमाणु में परिवर्ती जो आचरण आता है वो स्वयं में आश्वस्त होता है मानते हो कि आवेशित होता है मानते हैं? आश्वस्त होता है। ठीक है, हाँ? स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक। अच्छा, वो एक अपने आचरण में वो आश्वस्त हो जाता अपने है स्वभाव- अपने ढंग एक के। एक निश्चित तरह का परमाणु। हाँ, वो ठीक है, वो ये भी ठीक हो गई है। अब जो जिसमें प्रवेश होता है उसको आप क्या मानते हैं? आवेशित होता है मानते हैं? वो भी स्वभाव गति में ही आता है। हाँ, वो लेकिन अगर वो किसी में शामिल नहीं होता है और अंश रूप में बना रहता है, तब तक वो आवेशित होता है। हाँ, वो तो आवेश के बिना रह ही नहीं सकते। और उस आवेशित स्थिति में ही जो तोड़-फोड़ जितना होता है उसका आधार वही आवेशित अंश है। आवेश का मतलब ही है तोड़फोड़। आदमी भी वैसे ही तो करता है, जो पागल होने के बाद तोड़फोड़ करता ही है। इसको ऐसा माना जाए? जी ठीक है। अभी आपका कहने हो गया, इसमें निष्कर्षात्मक स्थिति बन गई। नहीं, इसके बारे में जो आपने कहा, यदि अंशों के बारे में जो परिवेश और अंश के बारे में ये निर्धारण हो चुकी है, आप ऑब्जर्व किए हैं, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं। आप उसको मानने के लिए तैयार हैं? ठीक है। ठीक। इसमें कोई माने जड़ परमाणु के बारे में निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 मतलब परिवेश की संख्या कितनी भी हो सकती है ना? इस परिवेश के
पर निर्भर करता है कि उसकी अधिकतम अंशों की संख्या कितनी होगी। वैसे 2n स्क्वायर तो उस वाला। तरह से ये बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है बाबा जी, ये क्या हाँ ये जो सभी अंश हैं क्या एक ही जैसे होते हैं? अभी हाँ, अंश एक प्रकार के होते हैं अभी जैसा सभी। अभी अलग माना जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। क्या आपका तीन कहना? प्रकार के अंश तो मानता ही है। अंश बोला जाए या आवेश बोला जाए, है? तो उसके आगे का भी शुरू कर दिए हैं, पॉजिट्रॉन और क्या। कम से कम 3 तो देखो, जगह के आधार पर आप नाम देते हो तो उसके उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। इसके आधार पे जगह की जगह के आधार पर जैसा प्रथम परिवेश है, मध्यांश है ना। मध्यांश का तो अलग नाम तो हम भी देते हैं, आप ही देते हैं। नहीं बाबा, वहाँ नाभिक में 2 प्रकार के रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यदि स्थान के आधार पे बोलेंगे तो। हाँ, स्थान आवेश के साथ, चार्ज के साथ, बिना चार्ज के, ऐसा एक कंसेप्ट उन्होंने बनाया है। इनफैक्ट वो तो समझ में आता है, वो बैलेंस मतलब मैनेज ही नहीं कर पा रहे इस कंसेप्ट को। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कंसेप्ट है, उसमें ये होता है कि जितने अंश हैं मध्य में, उसको अगर चार्ज करेंगे तो मैनेज नहीं हो पाता। तो फिर कहते हैं कुछ चार्ज है, कुछ बिना चार्ज के। अच्छा। और जो मतलब मैथमेटिकल जो मॉडल बनाते हैं तो संख्या एटॉमिक नंबर जो सेट करना पड़ता है, एटॉमिक वेट सेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से न्यूट्रॉन को बढ़ाते रहते हैं। हाँ, अच्छा उसमें दूसरी बात ये भी है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव वो देते हैं तो परमाणु हमेशा आवश्यक गति में रहेगा, क्योंकि या तो अजीर्ण रहता है या फिर भूखा रहता है। हाँ, देखो, भूखा रहना और आगे अंशों को बढ़ाने की माने अवसर की बात है। अजीर्ण का मतलब है परमाणु अपने अंशों को घटाने की प्रवृत्ति की बात है। ये दोनों को ऐसा हम अध्ययन कर सकते हैं। ये दोनों के मूल में वो ये दोनों को इस भाषा इस प्रकार से हम दी तो बीच में तृप्त परमाणु की अपेक्षा में ही अजीर्ण और भूखे की नाम आता है। जी बाबा, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। उस आधार पर उसका नाम रखा। नाम तो आप भी कई ठो रखे हो, वो किस अर्थ में रखे हो वो पता लगने पर सोचा जाए, है ना? तो मध्य में अंश होते हैं, उसका आप एक नाम रखते ही हो, हम भी एक नाम तो रखते ही हैं, स्वाभाविक है। परिवेश में अंश होते हैं, हर एक परिवेश के अलग अलग आप नाम रखे होंगे। हम तो परिवेशीय अंश कहते हैं, परिवेश में प्रथम परिवेश, द्वितीय परिवेश, तृतीय परिवेश, ऐसा हम कह देते हैं। ठीक है। इसमें हम समझता हूँ ये नाम रखना कितना जरूर है, जरूरी नहीं है, आप लोग कंसिडर करेंगे उसको। बाबा जी, विज्ञान में नाम के अलावा अंशों की प्रकृति भी अलग अलग होती है, ऐसा बताया गया है। हाँ, वो नाम के अलावा। हाँ, नाम के अलावा कैसे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है अंश, और एक न्यूट्रल चार्ज है। इसमें क्या हो गया बाबा, न्यूट्रल चार्ज तो मध्य में ही होता है। तो जो कुछ भी तुम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हो उसका मीनिंग क्या कहते हो? मीनिंग क्या होगा? तो परमाणु में पॉजिटिव नेगेटिव का कहने का मतलब हमारा ये है, तो मध्यांश के पास दौड़ना, मध्यांश से दूर होना, ये 2 एक्शन में हम पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं। ऐसा नहीं होगा, उनका आशय तो आपका आशय दूसरा होगा। हाँ, वही उसको स्पष्ट करो। वो उन लोग आप 2 के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं। हाँ। तो अपने आप में ही एक इकाई को पॉजिटिव बोल देते हैं, एक को नेगेटिव बोल देते हैं, एक को न्यूट्रल बोल देते हैं। कि उसका आधार क्या होगा भाई? मतलब जो केंद्र में जो रहते हैं मध्य अंश में, उसमें 2 तरह के अंश रहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और एक न्यूट्रल चार्ज रहते हैं। और जो परिवेशी अंश में रहते हैं उसमें केवल नेगेटिव चार्ज के अंश रहते हैं, ऐसा विज्ञान बोलता है। और उनमें भार नहीं होता ना, परिवेशी अंशों में भार नहीं होता, वो ठीक है। वो ठीक है, वो ठीक है, नहीं उसको वो भाग ठीक है। जो भार जो है मध्य में जो अंश रहते हैं उसी का भार मिलता है। जो कुछ भी परमाणु में भार है, पिंड में भार है, वो भार मध्य में जो रहता है उन्हीं अंशों का भार है। बोलिए सर। और उसमें बाबा जी एक चीज और है, जो टोटल जो परमाणु बनता है तो या तो नेगेटिव चार्ज रहता है या पॉजिटिव चार्ज रहता है। नहीं, परमाणु ही रहता है, वो न्यूट्रल तो देखो कुछ भी कहो, तो लेन देन के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है। वो जो आयन होते हैं वो रिएक्शन के बीच में। हम समझता हूँ लेन देन के समय में नेगेटिव पॉजिटिव होता होगा।
आप कैसा कहते हो बताओ। सही है। बाकी समय में न्यूट्रल रहता ही होगा। और लेन देन में भी पॉजिटिव नेगेटिव इसी अर्थ में परिभाषित होता है कि विस्थापन। उसकी प्रवृत्ति अब क्या हो गई है, उसका क्या? मतलब स्थापन हो गया या विस्थापन हो गया, ऐसा, हाँ, आधार पर ही पॉजिटिव या नेगेटिव। उस समय में भी नेगेटिव पॉजिटिव सोचते होंगे। तो हमारे अनुसार पर मध्यांश के पास दौड़ने पर कोई नाम दिया जा सकता है, मध्यांश से दूर भागने पर उसको एक नाम दिया सकता है। यानी इसे पॉजिटिव नेगेटिव कहा जा सकता है। कुछ भी आप नाम रख लिए। हम जो समविषम का जो नाम दिया है वो इसी आधार पर दिया है। परमाणु के मध्यांश के पास में यदि आश्रितांश माने आर्बिट्री मोशन जितने भी रहता है वो यदि पास में आने लगते हैं, वो मध्यांश जो है ना उसको अच्छी दूर में प्रतिष्ठित करता है, और वही चीज़ दूर भागने लगते हैं तो भी अच्छे दूर में बुला करके बैठा लेता है। इस ढंग से परमाणु जो है ना अपने निश्चित कार्यक्रम करते ही रहता है। ये मध्यस्थ बल का स्रोत कैसा होता है? अब जी धरती का जो वो है बल जहाँ तक काम करता है उसके फिर आगे जाके शून्याकर्षण है। हाँ, वो अभी भाषा को बदली है। धरती का वातावरण जहाँ तक है, हाँ, उसका क्या मतलब है? वातावरण का मतलब है धरती अपना रक्षा कवच बनाए रखा है, संतुलन के लिए अपना वातावरण को बनाता है। हर एक हाँ, आप अपने संतुलन के लिए आपका वातावरण बनाते हो, मैं अपने संतुलन के लिए मैं अपना वातावरण बनाता हूँ, ये अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाता है, ये प्रकाश अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाए रखा है। वो ये जो दिख रहा है आपको चित्र, ये अपने संतुलन के लिए अपने वातावरण को बनाए रखा है। एक परमाणु अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाए रखा है, परमाणु से रचित अणु अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाए रखा है। उसी क्रम में ये धरती अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाए रखा है। कितना राम कथा निकल गया? ये पूरा निकल गया ना? निकल गया तो ये संतुलन के अर्थ में जो चीज़ है उसको धरती के संतुलन के लिए रक्षा कवच है। क्या रक्षा करता है पूछा? ये तो स्वाभाविक है, आदमी जात कल्पनाशील ही है, वो तो पूछेगा है। उसका रक्षा के लिए यह हमने बताया है, सूर्य का ऊष्मा धरती के वातावरण तक जब पहुंचता है वह उसी के समान रहता है, सूर्य के वातावरण से डिस्पर्स हुआ रहता है। सूर्य का भी एक वातावरण होगा, चंद्रमा का भी एक वातावरण होगा, ठीक है। सूर्य का वातावरण के अंतिम छोर में जो ऊष्मा का जो स्वरूप था, वही ऊष्मा का स्वरूप धरती की प्रथम छोर में पहुंचता है। अच्छा, बीच में कोई लॉस नहीं? वो कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रलाइज होने के लिए वस्तु ही नहीं है, बांटने के लिए वस्तु ही नहीं है। वस्तु यदि होगा भी नगण्य है, वो रेडिएशन के रूप में जो आप कहते हो, ऐसा कोई ट्रैवल करता भी होगा, वो उसका कोई नगण्य बात है ये। ठीक है, ठीक है, ये पूरा हो गया कर्म का था, ठीक है। पहुंचता है तो क्या होगा भाई? ये इसका नाम है किरण। किरण, उसको विकिरण कहो, किरण कहो, नाम आप रखो। है तो ऊष्मा ही ट्रांसफर होकर के आया है, ये सच्चाई है, ठीक है। ताप ही वो माने परावर्तित होकर के और धरती के वातावरण के अंतिम छोर में छुआ। कितना है वो ताप? सूर्य के अंतिम वातावरण के अंतिम छोर में जो ताप का जो अनुपात था, उतना ही अनुपात ये धरती के अंतिम छोर को छुआ। छूने के बाद अब वो क्या होता है, वो परावर्तन में वो ऊष्मा आवंटित होना शुरू किया। ऊष्मा आवंटित होने के लिए अपना रक्षा कवच को बनाए रखा है। आवंटित होते 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 ये धरती को छूते तक में रश्मि के स्वरूप में छूता रहा। उसमें विज्ञान हस्तक्षेप किया, वो रश्मि बनने में व्यवधान पैदा किया। फलस्वरूप क्या हुआ? धरती में ताप बढ़ गई। क्या बढ़ गई? ताप बढ़ गई। इतनी ही बात हुई। धरती में ताप बढ़ने से जो होने वाला परिणाम है, शायद है आप लोगों ने अंदाजा लगाया भी होगा। बाबा धरती में ताप बढ़ने से जो होने वाला उत्पात है, उसके बारे में आप लोग अंदाज किया भी होगा। रश्मि और ताप में क्या अंतर है? तो देखिए, किरण और रश्मि, तो क्या होता है, बिंब का
ताप कैसा पहुंचा है? सूर्य के प्रतिबिंब के रूप में पहुंचा है, जिसको हम प्रकाश कहते हैं। परावर्तित हुआ है ताप, बिंब के साथ आया है, प्रतिबिंब के साथ आया है। जैसा यहाँ जो ताप इससे पहुंच रहा है, इसका प्रतिबिंब के साथ ही आ रहा है। बात समझ में आता है? उसका रूप का प्रतिबिंब, उसका रूप का प्रतिबिंब, उसका नाम है प्रकाश। जो परावर्तन में आ रहा है, जो आ रही है, वो ताप है। पहले प्रतिबिंब आता है, बाद में ताप आता है। ताप की गति कम है, प्रतिबिंब बड़ा ही रहता है। ये जलने की पहले भी इसका प्रतिबिंब रहा है। क्या बात है, हाथ मिलाओ। क्या हालत है जी। हालत कहाँ पहुंचा? इस ढंग से दो प्रकाश और ताप दोनों अलग अलग विन्यास है। बिंब का प्रतिबिंब एक प्रकाश है, वो बिंब में निहित ऊष्मा का परावर्तन हमको मिलना जो है वो ताप। जो वो ताप जो प्रतिबिंब के साथ आता है, उसका नाम है किरण। क्या नाम दिया? ताप जो प्रतिबिंब के साथ आता है। प्रतिबिंब के साथ ये धरती की ऊपरी सतह में आके छूता है, उसका नाम है किरण। उसके साथ प्रतिबिंब रहता है, बताया। वो प्रतिबिंब का अनुबिंब प्रत्यनुबिंब होना पाया जाता है। उसके आगे की सूत्र क्या आएगा? बिंब का प्रतिबिंब आता है, उसका अनुबिंब प्रत्यनुबिंब होना पाया जाता है। अनुबिंब का मतलब ये होता है, जो प्रतिबिंब पड़ा है वो कई डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके ऊपर जाके आवंटित होना, और उसके बाद वो पुनः आवंटित होना। ये प्रक्रिया धरती के सतह तक आते तक में ये अनुबिंब प्रत्यनुबिंब विधि से बढ़ता रहता है। उसी अनुपात में ताप भी आवंटित हो जाते रह जाता है। ताप भी आवंटित होता हुआ आता है। आते आते धरती को जब छूता है प्रतिबिंब, उसका नाम है रश्मि। क्या बात है, क्या बात है। ये छोटा सा काम, बहुत छोटा सा, ये बहुत छोटा सा काम। इसमें जो आगे चल करके जो हमारा प्रकाश विधि इसी आधारों पर, इसी सूत्रों पर, इसी बुनियादी पर प्रकाश व्याख्यायित हो जाता है। ताप के गमन का जो ताप जो है ना, परावर्तित होने के लिए दौड़ता है। परावर्तन का मतलब है ताप घटने की आशय से ताप बहता है। ताप अपने जो ताप के रूप में जो एक स्वरूप रहता है कहीं भी, जो उसको नापदंड के रूप में हम कहते हैं 200 डिग्री, 400 डिग्री, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, ये सब कहते हैं ना। किसी न किसी डिग्री में ये धरती के अंतिम छोर में छुआ है, वहाँ से वो ताप क्या करना चाहता है? कम होना चाहता है। कम होने के लिए यहाँ वातावरण बना हुआ है। वातावरण बनी हुई वातावरण को हमने क्या कर दिया? काट दिया। ये विज्ञान है। जो तरल, विरल और ठोस पदार्थ सह अस्तित्व में अपने वैभव को निरंतर प्रकाशित करना चाहते हैं, इस बात पर अपना गए। भार का प्रदर्शन कैसा होता है ये भी आपको बताएं। ये धरती में जितने भी छोटे छोटे रचनाएं हैं, पत्थर, कंकड़, लकड़ी, है ना, पानी, पिंगल, सब कुछ, वो अपने भार को इसी विधि से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि तरल के साथ रहना चाहते हैं। इस कारण से वो अपने भार को उसी सहअस्तित्व की बिल्कुल सूत्र से सूत्रित होकर भार को व्यक्त करते हैं। कैसा व्यक्त करते हैं? भार को कैसा व्यक्त करते हैं? सहअस्तित्व सूत्र से सूत्रित होकर अपने भार को व्यक्त करते हैं, जिसको आप हम तोल कहते हैं। ऐसा आप करते ही हो। उसी भांति ऊपर से कोई चीज़ गिरता है, वो ठोस के साथ ही मैंने सहअस्तित्व में होने के लिए दौड़ के आता है, प्यार से। उसी भांति तरल वस्तु के साथ होने के लिए, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए ऊपर से नीचे आता है। आप इसको जानते हैं, और ढाल के और पानी जाता है। काय को जाता है भाई पानी?
पानी के पास जाने के लिए पानी जाता है। इतना भर तो सबको, मूर्खों को भी समझ में आता है? नहीं आता है? आता है। तो इसी भांति और एक अचरज की बात है, कितने भी 200 फुट, 400 फुट, 500 फुट नीचे कोई भी विरल वस्तु को उत्पादित करें, वो आपकी किसी का बात नहीं मानेगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। आपके पास ऐसा कोई भी अवकात नहीं है, तमीज नहीं है, उसमें भार नहीं है, ऐसा बताने का। विज्ञान संसार के पास ऐसा कोई तमीज नहीं है, विरल वस्तु में भार नहीं है, ऐसा बताने का कोई तमीज नहीं है। भार रहता ही है, क्योंकि वो अणु समूह ही है, उसमें भार होता ही है। वो भार क्या चीज़ है? विरल वस्तु के साथ विरल वस्तु सह अस्तित्व को प्रकाशित करता है, वो प्रसन्नता को व्यक्त करता है। क्या प्रसन्नता? व्यवस्था में भागीदारी प्रसन्नता है। एक परमाणु में भी यही ध्वनि निकलती है। वो व्यवस्था में ही सभी वस्तु आश्वस्त होना चाहते हैं, अपने प्रकाशमानता को निरंतर बुलंद बनाए रखना चाहते हैं। ये बात ऐसी है, उससे अपने को ये प्रेरणा मिलती है, मनुष्य भी व्यवस्था में जीने की ज़रूरत है। अभी तक मनुष्य व्यवस्था में जिए नहीं, ये बात सही है। उसका प्रमाण यही है, मनुष्य तो जितने भी किया है, आबादी से बर्बादी ज़्यादा किया है। आबादी में एक ही बात आबादी दिखी पड़ती है, जनसंख्या वृद्धि। बाकी सब का तो बर्बादी की ज़्यादा है, आबादी की कम है। आबादी में और क्या दिखा? दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन, जो यंत्र तंत्र हमको हासिल हो गया, ये एक आबादी है, बाकी सब बर्बादी है। ऐसा देखने को मिला। ठीक है, यदि ठीक से ये मन में आता है, हमको ये पीड़ा होना चाहिए कि हम व्यवस्था को पहचानें, व्यवस्था में जीवें, व्यवस्था में प्रमाणित हों। हम सुखपूर्वक जीने के लिए दूसरों को सुखी बनाने की आवश्यकता है, इस बात को निश्चयन करें। यही एक सुखद रास्ता का ये आसार बनता है। ऐसा मैंने देखा है, मैं समझा है। हम जीने का उपक्रम में हम समाज व्यवस्था में ही जीता हूँ। ये ऐसा मैं अपने में प्रमाणित हूँ। बाकी प्रमाणित होना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, इसका तो आप ही निश्चय करोगे। ये बात कुल मिला करके, जिसको हम जो भार कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ये सबका व्याख्या क्या है? यदि सकारात्मक पक्ष में हम सब सोचते हैं तो यही है, व्यवस्था में प्रकाशित होने की ही प्रणाली में ये सब प्रदर्शन है। ऊपर से नीचे वस्तुओं ना, या जैसा ऊपर से कोई चीज़ को फेंकने के लिए हम कोई बल को लगाते हैं, वो बल किसी न किसी दूर में जा कर के शून्य हो जाता है। शून्य होने के बाद उतने ही बल को पुनः जहाँ से फेंके थे वहाँ आकर के उतने ही बल को पुनः प्रदर्शित कर देता है। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। किस बात से? वियोग के लिए जो बल मिली, संयोग के लिए उतने ही बल मिली। हरिहर जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। क्या हुआ? धरती से वियोग के लिए जितना बल प्रयोग किया, उतने ही बल पुनः उपार्जित कर वो वस्तु प्रदर्शित करके वो संयोग के लिए बल प्रदर्शन कर दिया। इस ढंग की ये विन्यास हैं। इन विन्यासों को हम यदि अपने मनगणंत बर्बादी के लिए व्याख्यायित करते हैं, हम कितना ज्ञानी क्या है आप ही सोच लीजिए। मूल्यांकन करिए, संसार को मार्गदर्शन करिए, संसार को सही पथ को प्रदर्शित कराइए। यही बनता है। सभी अच्छे व्यक्ति के साथ तो इतना ही बनता है। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम है। ये तो हुआ भार का बात। ठीक है, भार के बाद क्या बताया? मात्र गुरुत्वाकर्षण और भार। गुरुत्वाकर्षण और भार, मूलतः भार का 2 सूत्र लगती है इसमें। तो प्रत्येक इकाई में जो चुंबकीय बल संपन्नता है, एक बात ये परस्परता में चुंबकीय धारा बनती है। वो आकर्षण और ऋणाकर्षण धनाकर्षण में ये प्रदर्शन होता है। धनाकर्षण में जो प्रदर्शन करता है जो भाग, उसमें भार प्रदर्शन हो जाता है।
ऋणाकर्षण में जो अपना स्थिति को प्रदर्शित करता है उसमें भार प्रदर्शित होता नहीं है। अच्छा, उसका भार प्रदर्शन के लिए उसका कोई होना चाहिए ऋणाकर्षण वाला, ये धनाकर्षण की स्थिति में होना चाहिए, तब जा करके वो अपना भार को प्रदर्शित कर देता है। ये ऐसा दूसरा विधि से ऐसा सोचा जा सकता है। तो इसमें ये देखा गया, जो एक बहुत अच्छी बात अभी कहे थे, जो विरल पदार्थ के रूप में जब अपन धरती के अंदर 2000 फीट नीचे में भी हमें उत्पन्न करते हैं, ऊपर जाता है, अभी प्राकृतिक गैस ऊपर जाता हुआ हम देखते हैं, सुनते ही हैं, सारे बात हो ही रहा है, ठीक है, स्वाभाविक रूप में। तो ऊपर जाते हुए भी प्राकृतिक गैस में भार नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, भार रहता ही है। किस रूप में परिभाषित करेंगे बाबा? है? गुरुत्वाकर्षण के रूप में तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हाँ, वही तो कहने के मतलब, वही मेरे गुरुत्वाकर्षण की बात ना हो करके सहअस्तित्व विधि से ही व्याख्यायित होता है ये। हाँ, तो फिर अनुबंधन के रूप में ही देखने की बात होगी। तो अनुबंधन की विधि दूसरा प्रकार से हम बताएंगे। अभी एक बात तो हो गया सहअस्तित्व विधि से, ठोस ठोस के साथ, विरल विरल के साथ, तरल तरल के साथ अपने वैभव को प्रदर्शित करने के लिए दौड़ते हैं। आप कोई बल लगाइए चाहे ना लगाइए, बात पूरा हो गई। यही भार है, हाँ? यही भार है। और वो प्रदर्शित करता है, दौड़ता है, वो जो माने सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दौड़ता है, उस गति को, उसी गति को हम अवरोध करने पर वो भार में हमको मिल जाता है, भार की गणना में मिलता है। दौड़ने वाला वस्तु को हम कहीं भी रोक लेते हैं, वो उसका भार है, वो उसका भार प्रदर्शन वहाँ होता है। कितना सही है? बहुत सही बाबा, हाँ? बहुत सही। महाराज जी, इसी संदर्भ में अभी आप बोले धनाकर्षण और ऋणाकर्षण, हाँ। तो इसमें धनाकर्षण और ऋणाकर्षण के एक बार परिभाषित और व्याख्या कीजिए। मंगल हो, कल्याण हो। कल के दिन परमाणुओं के संबंध में आप हमारे संवाद कुछ हो, और उसमें एक संकेत हमने, आप लोगों ने हमें बताया है, परमाणु में मूलतः रचना के रूप में है। जो एक बात तो आपका सोच, हमारा सोच, ये भौतिक रासायनिक परमाणुओं के बारे में एक जगह में एक ही सा लगा, वो कि प्रवेशों में जितना अंश होते हैं उतने ही या उससे ज़्यादा ये मध्य में होते हैं। इस बात पर ये अभी तक विज्ञानियों का दृष्टिकोण हमारा दोनों एक जगह में मिली, उससे हमारा बहुत अच्छा लगा। उससे हमको ऐसा लगा, सिलसिले से सिलसिलेवार यदि कोई चीज़ समझने की कोशिश किया है कोई आदमी, उनको अस्तित्व में जैसा एक व्यवस्था है वैसे ही बोध हुआ है, ऐसा मैं समझूं। दूसरी बात ये आई तो वो भी काफ़ी हमको अच्छी लगी कि हम जीवन एक परमाणु है। परमाणु गठन में मैंने ये देखा है कि मध्य में एक ही क्रिया होता है जिसको आत्मा नाम दिया है। परिवेशों में जो क्रियाएं होती हैं उसका नाम क्रम से बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन नाम दिया है। ये इन परिवेशों में क्रम से ऐसे ही संख्यात्मक क्रिया देखी गई है। बुद्धि में 2 क्रिया और चित्त में 8 क्रिया, वृत्ति में 18 क्रिया और मन में 32 क्रियाओं को मैंने देखा। उसका परावर्तन प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं को मैं इसका मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में प्रस्तुत करने की कोशिश किया है, और ग्रंथों में भी समय समय पर जितना आवश्यकता पड़ती रही है वैसा प्रस्तुत किया है। तो आप लोगों ने ये भी बताया कि परमाणु का मूल रचना भौतिक रासायनिक परमाणु में भी यही विधि है, 2, 8, 18 के रूप में रहता है। मध्य में इन सबके बराबर अंश, उससे अधिक अंश समाहित रहती है, ऐसा आप लोगों ने बताया। ये भी काफ़ी हमको पहले बार ऐसा आप लोगों का उद्गार सुन कर के हमको बहुत अच्छा लगा। यदि विधिवत ये बात देखे हैं, इसमें आप लोगों को अर्थात विज्ञान संसार को
व्यवस्था में भरोसा ना होने का क्या कारण, अव्यवस्था पैदा करने का क्या कारण, दो प्रश्न आता है। उसका उत्तर आप लोगों से पाना है। कोई इसका उत्तर देवला कोई माई बाप होगा तो उनसे समझता रहूँगा। एक तो बात ये हुई, ये भी मुद्दा हमको बहुत अच्छी लगी। उसके बाद आता है कि ये जो अजीर्ण परमाणु और भूखे परमाणु का बात तृप्त परमाणु के अर्थ में ही हम समझें। नाम देना होगा यदि भूखे परमाणु और तृप्त परमाणु, मैंने अजीर्ण परमाणु, एक तृप्त परमाणु के आधार पर ही हम भूखे को बता सकते हैं और अजीर्ण को बता सकते हैं। उस आधार पर हम शुरू किया दो परमाणुओं के स्वरूप में, जो आधारों पर एक किया अंशों का परिवर्तन होने की बात को हम स्वीकार है। अंशों का परिवर्तन जब तक होता है यही भूखे और अजीर्ण परमाणुओं के रूप में रहते हैं। यही भौतिक रूप में, शुद्ध भौतिक रूप में भी सहवासी विधि से या तात्विक विधि से प्रदर्शित होते रहते हैं। और वही परमाणु हैं जब कभी यौगिक हो जाते हैं वो दूसरे प्रकार से आचरण को प्रस्तुत करते हैं। वो भी निश्चित है जो रसायन संसार कहलाता है। इसमें हमको कोई तकलीफ दिखाई नहीं पड़ती। मूल में ऊर्जा के बारे में हमने देखा हुआ है तो संपूर्ण अस्तित्व जो है ना सत्ता में संपृक्त है। सत्ता स्वयं में ऊर्जा है, व्यापक वस्तु सत्ता के रूप में विद्यमान है। इन विद्यमानता सर्वत्र एक सा विद्यमान है, समान रूप में विद्यमान है, एक ही स्वरूप में विद्यमान है, न ज़्यादा कम का कोई आरोप उसमें बनता नहीं। ऐसे विद्यमानता के आधार पर ये हर परमाणु अंश से लेकर परमाणु तक, परमाणु से लेकर के अणु तक, अणु से लेकर अणुरचित पिंडों तक ये सत्ता पारगामी के रूप में मैंने देखा है। फलस्वरूप ये सभी वस्तुएं ऊर्जा संपन्न होना मुझको समझ में आई है। ऊर्जा संपन्नता ही बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में प्रमाणित होता हुआ देखा है। और इसी का समर्थन में अणुरचित पिंडों के रूप में होना और परमाणु में भागीदारी करने के लिए एक प्रवर्तित रहना, ये देखा गया। इसका प्रमाण यही है, परमाणु में हर परमाणु अपने भागीदारी को निर्वाह करने के लिए प्रवर्तित होते हैं। परमाणु घटित होते ही हैं और परमाणु अंश अपने स्वरूप में जो प्रकृति में होना बहुत कम है। इन्हीं परमाणु में यदि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में होने के लिए आवेशित रहना आवश्यक है, क्योंकि बहुत आवेशित होने के पश्चात परमाणुओं में समाने के लिए परेशानियाँ निर्मित हुआ रहता है। वो शनै शनै कहीं न कहीं किसी योग संयोगवश आवेश सामान्य होने की भी व्यवस्था अस्तित्व में रखी हुई है, क्योंकि हर आवेश सामान्य होता हुआ देखा गया है। तो इसी प्रकार परमाणु अंश का भी आवेश कहीं न कहीं किसी योग संयोग में सामान्य होगा ही, ऐसा मेरा विश्वास। और आवेश सामान्य होने की स्थिति में परमाणु अंश किसी परमाणु में भागीदारी करता हुआ हमें मिलेगा ही। इस सत्यता को लेकर हम अस्तित्व के संपूर्ण अस्तित्व अपने में एक व्यवस्था के अर्थ में ही कार्यरत है, इसको मैंने देखा है। ये बात हो गई। जे उसमें ऊर्जा संपन्नता के बारे में जो भी अभी परमाणु की क्रियाशीलता के बारे में जो कुछ भी आप लोगों से सुना है, खींचातानी के रूप में दो अपने अपने प्रबल शक्ति को, प्रबल चुंबकीय बल को एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करते हैं। फलस्वरूप ये खींचातानी से चलते रहते हैं, ऐसा आप लोगों का सोचना है। ये इसको सुधार लेने की आवश्यकता है। हर परमाणु अंश भी ऊर्जा संपन्न है, इसका सुधार होना चाहिए। तो ऊर्जा सर्वत्र सर्वदा सभी वस्तु को प्राप्त है। किस विधि से? पारगामी होने के आधार पर, सत्ता पारगामी होने के आधार पर हर वस्तु को, हर स्थिति को, हर गति में सत्ता प्राप्त वस्तु के रूप में विद्यमान है। इसी आधार पर दूसरा आता है अस्तित्व ना घटती है बढ़ती है। अस्तित्व घटना बढ़ना है ही नहीं है, तो उसके बाद जो हम व्यवस्था को ना स्वीकारने का क्या कारण रह गया, अव्यवस्था को पैदा करने के लिए मानसिकता कैसा पैदा हो गई, ये बात प्रश्न चिन्ह में आते ही है। उसको धीरे धीरे समझने की बात, सुधारने की बात में आते हैं।
और कल के जो परमाणुओं के रचना और उसके माने कार्य के रूप में, कार्य के जो स्वरूप है, उसमें जो 2, 8, 18, 32 के बारे में आपने कहा है, तो ये इतने में ही रहना था। सभी परमाणु इतने में ही रहना था। कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, ये आप भी स्वीकार रहे हैं, हम भी स्वीकार रहे हैं। तो हमारे अनुसार ये जो परमाणु अंशों का परिवर्तन जब होता है, मध्य में भी परिवर्तन होता है और परिवेश में भी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन होने के लिए जब कभी ये जो 2, 8, 18 की हम आप बात करते हैं, ये स्थिर रहना नहीं हो पाता है, तभी परिणाम होना सिद्ध हो जाता है। ये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि स्थिर हो जाता है, उसके बाद बदलना नहीं चाहिए। तो बदलने वाले को आपने कैसा, ये माने यही होता है ऐसा कैसा कहा, ये भी एक प्रश्न का मुद्दा बनता है। तो ये हो गई हमारा जो आपके हमारे संवाद में के बीच में जो कुछ भी संभावना प्रश्न की बनता है, वो विनयपूर्वक की प्रस्तुति है। और हमारे अनुसार हम जो परमाणुओं को देखे हैं, हर परमाणु व्यवस्था में ही रहती है। और एक प्रश्न कल जो चर्चा हुई थी, उसी संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि आपके अनुसार अस्तित्व में कितने परमाणु हो सकते हैं, कितने प्रकार के परमाणु? हाँ। तो जैसे इसमें जो आपने व्याख्या दी कि 120 प्रकार के हाँ। गठनशील परमाणु हो सकते हैं, हाँ। और एक गठनपूर्ण परमाणु। विज्ञान की अवधारणा के अनुसार अब तक 108 तत्व पाए जा चुके हैं। हाँ, ठीक है, तो ठीक है। क्या कहें? आगे चल कर के और भी पा सकते हैं, इसको आशा रखा जाए। जो इस अस्तित्व में जैसा है अस्तित्व, उसके अनुसार तो जो तृप्त परमाणु का जो स्थिति है 61वें नंबर में है, उससे कम में नहीं है, उसके पहले नहीं है। तो हर तृप्त परमाणु जीवन रूप में जो प्रमाणित है, उसमें 61 क्रियाकलाप होते ही। इसमें खूबी यही है, जो मध्य में एक ही अंश होता है तृप्त परमाणु में। भौतिक परमाणु में क्या है विशेषता है, जो परिवेश में जितना अंश होते हैं उतने ही या उससे अधिक अंश बीच में होते हैं। इस बीच में जो अंश जो है ना, जो परिवेश के बराबर या उससे अधिक होना ही भार बंधन का सूत्र है। भार इसीलिए बात आती है। भार के साथ ही एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोजित होते हैं। भार को यदि व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में संयोजित होना होते ही नहीं। तो इस आधार पर हर एक परमाणु भार बंधन संपन्न है। ठीक है। तो कल ये भी एक प्रश्न आई थी, बीच में एक होना, जो 2 अंश की कोई परमाणु हो, बीच में एक ही होगा, किंतु वो भार बंधन मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? या तो 2 ही अंश है, तो एक अंश का भार उसमें नहीं था ही। तो तृप्त परमाणु में क्या चीज़ है, परिवेशों में 60 अंश होते हैं, बीच में एक होते हैं। तो इन 60 अंशों का जो भार मुक्त स्थिति है, वो एक को वहन कर लेता है। कैसी बात है? एक को वहन कर लेता है, एक का भार मुक्ति दिला देता है। ये सह अस्तित्व का ये पहला सिद्धांत यही वर्तमान होता है। तो परिवेशों में 60 अंश होता है तृप्त परमाणु। 60 क्रियाओं को मैंने देखा है, उसको 60 अंश माना जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। तो 60 क्रियाओं के चलते बीच में एक ही क्रिया होता है, जिसको आत्मा मैंने नाम दिया है। आत्मा में आत्मा एक ही क्रिया है। उसको परावर्तन में एक आचरण है, प्रत्यावर्तन में एक आचरण है। प्रत्यावर्तन में अनुभव आचरण है, परावर्तन में प्रमाण आचरण है। इस ढंग से आत्मा की क्रिया को देखा गया। इस परमाणु ये अंश एक ही होते हुए परावर्तन विधि से प्रत्यावर्तन विधि से दो प्रकार के आचरण को देखा गया। उसको यथावत हम एक डॉक्यूमेंटेशन करने की भी काम किया है। उसको मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में काफ़ी अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की। परमाणु का विकास का अध्याय जो समाधानात्मक भौतिकवाद में जो उल्लेख है, मैंने लिखा गया है, उसमें भी
परमाणुओं के बारे में काफ़ी ढंग से बताने के, अपने ढंग से मैं बताने के लिए कोशिश की है। उसमें कितना विज्ञानी संतुष्ट हो पाते हैं, नहीं संतुष्ट हो पाते हैं, वो आगे की बात। किंतु मैंने जैसा देखा है, समझा है, उसको वैसे ही मैंने लिखा है। एक बात ये हो गई, जो इस विधि में जो है प्रजाति के बारे में जो बात है, ये परमाणु का, ये ज़्यादा से ज़्यादा 120 प्रजाति हो सकते हैं। 120 प्रजाति में से जो जितना हम पहचानने में आई है वो पहचानने में आई है। ये भी हम सुनते हैं कि क्रम से कभी कुछ हुआ तो कुछ संख्या तक पहचान हुई, उसके बाद और कुछ संख्या तक पहचान हुई, उसके बाद और कुछ संख्या तक पहचान हुई, ऐसे ही हम सुनते हैं। यदि यही कथा है, आगे चल कर के और भी पहचान में आएगी, ऐसा तो आशा रखा ही जा सकता है। इस ढंग से 120 एक प्रकार से तर्क संगत विधि से ही आता है, क्योंकि भूखे परमाणु जो है तृप्त परमाणु के पहले कहलाता है, वो 60 निश्चित है, उसमें कोई भी हाज पाच नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद कितना हो सकता है अजीर्ण परमाणु, कहा जा सकता है इसी के समान हो सकता है, जितना भूखे उतने अजीर्ण। इस ढंग से तर्क है ये। तो इसका जो प्राप्ति संप्राप्ति पहचान, ये तो आप लोग कर ही रहे हैं, उसमें से कुछ दूर तक पहचान हो चुकी होगी, और बाकी जो पहचान जो होना है वो भी हमारा प्रयास यदि शुभ के लिए बना रहेगा, शनै शनै समझ में आएगी। हमारा कहना यह है, शुभ के लिए मतलब विज्ञान जो है ना, व्यवस्था की निरंतरता के अर्थ में अपने को अर्पित करने की आवश्यकता है, जबकि इस रास्ता को विज्ञान छोड़ चुका है। उसका प्रधान प्रमाण जो सर्वप्रथम धरती बीमार होना, व्यवस्था के खिलाफ ही धरती के साथ विज्ञान सारा क्रियाकलाप प्रस्तुत किया, और इससे धरती बीमार हो गई। अच्छा बाबा जी, एक और प्रश्न आता है इसी में, ये 60 जीर्ण परमाणु आप कहते हैं, 60 जीर्ण परमाणु है, अजीर्ण है, और 60 भूखे हैं। भूखे, इसका कुछ आधार है? किस आधार पे आप ऐसा कहते हैं? जो अजीर्ण और वो नाम है एक प्रकार से, ये इसको ऐसा समझना चाहिए, ये मानव संवेदना से जुड़ी हुई भाषा है ये, ठीक है। ये यंत्र और भौतिक रासायनिक तत्व के आधार पर जुड़ी हुई भाषा नहीं है, मानव संवेदना से जुड़ी हुई भाषा है ये, ठीक है। इन शब्द का अर्थ यही है, जो हम क्रम से जो यदि संख्या लगाते हैं, 2 अंश का परमाणु से लेकर जो 61 तक ले जाते हैं, उसमें 60 पीछे होते ही है। बहुत ही आसान गणित है, इसमें कौन सा बड़ी भारी सोचने की बात है। तो और जितना भूखे रह गए, भूखे के बाद एक तृप्त परमाणु की स्थान बनी, वो मध्य होना चाहिए। इस आधार पर बाकी 60 बाद में भी होगी अजीर्ण परमाणु में 60 होने के आधार पर ये 60 वो 60 दोनों मिलकर के 60 माने 120 होता है। इस आधार पर 120 प्रजाति की परमाणु होने की जो संभावना अस्तित्व में रखी हुई है। ये भी नहीं है इस धरती पर 120 प्रमाणित होना है, ये भी आप ना जाइए, हो सकता है इसमें 1-2 कम भी प्रमाणित हो जाए, क्या आपत्ति हो गई। यदि ये धरती का विकास में जितना परमाणु प्रजातियां होना चाहिए, ये धरती की ही कार्यकलाप में निहित है ये संख्या, यह आप हमारे पुरुषार्थ से कोई चीज़ निहित नहीं है। धरती अपने विकास को प्रमाणित करने के लिए कितना प्रजाति की परमाणु चाहिए, वो सबको संपादित कर चुका है। उसके बाद ही सभी चारों अवस्था की विकास आप हमारे सम्मुख ज्वलंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसको अपने को ध्यान में लाने की आवश्यकता, इसी में हम शुभ विधि से कुछ प्रवर्तन को शुरू कर पाएंगे। अभी तक जो है ना, जैसा क्रूरतम विधि से पहले ये सुनने में आई थी, प्रकृति पर हम विजय पाना है, वो धीरे धीरे वो ध्वनि दब करके प्रकृति को दोहन करना है, इस जगह में आ गए हैं। अथवा उसको और भी उसका दोहन का मतलब यही है, जैसा गाय में दूध दूहते हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। तो इसका शुद्ध रूप देखने पर आता है, प्रकृति को शोषित करना है शुद्ध रूप में। कार्य रूप में तो यही दिख रहा है, प्रकृति का शोषण। तो शोषण विधि से
जो शोषण करने वाला स्वयं शुष्क हो जाएगा एक दिन, उसी का ये संकेत है, ध्वनि है, घंटी बजा रहा है, धरती बीमार होना, उसी का घंटी है ये, जो बर्बाद होने का, आदमी बर्बाद होने का पहला घंटी यही है। ये किसी अंश तक अभी बीमार है, ये अपने में स्वस्थ होने के लिए अवसर पैदा करना चाहिए। ये शुभ मानसिकता यही है। अवसर कैसा दोगे भाई? हम जितने भी दुष्ट कर्म कर रहे हैं धरती के साथ, उसको रोकें। क्या दुष्ट कर्म का क्या चीज़, वो एसेंस पार्ट क्या चीज़ है पूछा गया। उसको हमने ये देखा है, जो ईंधन संधान है ये गलत हो गया। ईंधनों को हम जैसा संधान किया है, कोयले के रूप में, खनिज कोयला, खनिज तेल के रूप में जो संधान किया ईंधनों को, उसी से ये धरती का वातावरण भी बिगड़ गए और धरती रोगग्रस्त भी हो गई। इसका होने का कारण भी पूछा जाता है। उसको मैंने समझा है कि ये जो जितने भी ईंधन के रूप में खनिज कोयला और ये जो है ना तेल है, ये उस जगह उस अवस्था में ये तैयार हुआ है, इसका पूर्व रूप, जब जो मनुष्य जाति नहीं रहा और जीव जाति भी रहा होगा, वो जो बिल्कुल ये विषाक्त हवा से जीने वाले ही रहे, विषाक्त हवा से ही जीने वाले झाड़ पौधे रहे। उस समय में झाड़ पौधा तैयार हुआ, जीव जानवर तैयार हुआ। वो जब एक भूकंप या भूमि का जो पलटने वाली विधि से जब ये पूरे जंगल पहाड़ दब गई, उसके आधार पर यह कोयला बनना पाया, अनुभव किया जा सकता है। इस कोयले के ही जो रस है वो पेट्रोलियम के रूप में, खनिज तेल के रूप में आप हमको उपलब्ध हो रहा है। तो ये इसका तैयारी ही विषाक्त हवा खा करके बनी हुई वस्तु से हुई है। अब क्या होता है, ये ईंधन का अवशेष जो बताए, इसको ईंधन रूप में हम परिवर्तित करते हैं, वो विषाक्त हवा ही बनता है। तो मनुष्य के प्राणहनन के आधार बन जाता है। उसी भांति अभी जो वनस्पतियां जो हवा को सेवन करते हैं, उसके लिए भी अजीर्ण हवा हो गई है, जो इस हवा को, जो विषाक्त हवा को वनस्पति भी पूरा हजम करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। ये मैंने धरती की वातावरण में बढ़ते जा रही हैं, जिससे मनुष्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह तो बनता ही है कि मनुष्य को इस धरती पर रहने के लिए सब काम कर रहे हैं या इनको धरती से उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रश्न चिन्ह तो बनता है। उसको उसका उत्तर देवला कोई माई बाप होगा, उससे हम सुनता रहूँगा। ये बात है। जय हो। अभी यहाँ आयुष्मान संकेत ठाकुर यहाँ उपस्थित हैं। उनका एक प्रश्न है कि जो परमाणुओं में जितने भी कितना प्रजाति होती हैं, उसका उत्तर हमने दिया। उसके ऊपर आपका पुनः एक जिज्ञासा है, इन परमाणुओं में कितना कितना अंश होता है ये बात, क्योंकि विज्ञान विधि से अंशों का संख्या को पता लगाने की बहुत जेडी से चोटी तक वो लगाए हैं। उससे कुछ आप अपने ढंग से तालिका बना के रखे हैं। उसके आधार पर आप हमसे उस बात को सुनना चाहा। मैंने ये अभी बताया, प्रजाति के बारे में हमारे पास पूरा संगतिकरण तर्क है, और हमारा जो है ना अंशों को गिनने की आवश्यकता मुझको नहीं बनी। मुझको आवश्यकता यदि बनी जाती है कोई चीज़, वो उसका सार्थकता यदि व्यवस्था के अर्थ में उपकारी है, वो सभी कार्य हम कर डालूँगा। हमको व्यवस्था के रूप में हर परमाणु जब अपने को प्रस्तुत किया है, जिसको हम व्याख्यायित किया है, हर एक अपने त्वसहित व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए उन्मुख है, परिवर्तनशील है। इस बात को हम व्याख्यायित किया है। अभी व्यवस्था के अर्थ में हमारा व्याख्या पर्याप्त हमको दिखता है। तो ये व्याख्या में कोई कमी होगा तो हम उसका उत्तर देवला मैं हूँ, मैं उसके जिम्मेवार हूँ। व्यवस्था के अर्थ में जितने भी प्रश्न होगा, तो ये एक बात अब पुनः याद दिलाना चाहता हूँ। परमाणुओं में संख्याएं कितना है, उसको गिनने की आवश्यकता मुझको नहीं बनी। मुझको आवश्यकता जो नहीं बना, आवश्यकता महसूस नहीं हुआ, उस कार्य को हम करेंगे कई को? क्यों? इतना तो हम
सत्य रूप में देख लिया है और व्यवस्था के रूप में ही हर एक परमाणु अपना कार्य को संपादित करते हैं और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते भी हैं। उसका ये ज्वलंत प्रमाण है, ये धरती की व्यवस्था में, ये धरती में जितने भी प्रजाति के परमाणु रचित हो चुके हैं वो सभी भागीदारी कर रहे हैं। कोई एक कर रहे हैं एक नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सबका भागीदारी से ही ये संपूर्ण प्रकाशन है। इस धरती पर जितने भी प्रकाशन हैं, कोई एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो कि आपके अपने भागीदारी से वंचित हो गया हो, ऐसा आप नहीं बता पाएंगे। हर एक परमाणु का भागीदारी है ही है। इस ढंग से हम देखा है, ठीक है ना, इससे हम तृप्त हो गए। इससे डरा ये कितना परमाणु जो 60 के बाद 61वें परमाणु होता है तो उस परमाणु में अंशों का संख्या कितना होता है उसको गिनो भाई। वो कई के लिए गिने, जब व्यवस्था में हमको समझ में आता है तो कई के लिए अंशों को गिने। आप स्वयं जब व्यवस्था में होना हमको समझ में आता है, आपका कितना हाथ है, कितना पैर है, कितना लंबी नाक है, कितना चौड़ी आँख माने कान है, इसको नापने की ज़रूरत है क्या? एक हम ये पता लगा लिया, संकेत ठाकुर अपने में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। उसी भांति एक से अधिक अंशों से गठित हर परमाणु व्यवस्था में होता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। इसमें इस जो है ना अर्थ को भले प्रकार से हम समझा, उसी आधार पर हम ये कहते हैं धरती स्वयं में व्यवस्था है और ये धरती सौरयूथ के साथ अपना भागीदारी को निर्वाह कर ही रहा है। इसको आप तो नकार नहीं पाएंगे और ये धरती की 700 करोड़ आदमी भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रमाण के साथ तृप्त हूँ मैं। इसी आधार पर हम व्यवस्था में जीने में हम विश्वास करता हूँ और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास करता हूँ। इस विश्वास के साथ हम सुखी होना पाता हूँ स्वयं में और इसी ताकत से दूसरों को सुखी बनाने में हम सफल होता जाता हूँ। इसको हम सही माने या बाकी बात को हम अंशों को गिन लिया, उस अंशों को तोड़ा कैसा जाए, उसके पश्चात उससे वो स्वयं को बर्बाद कैसा जिया जाए, सबको कैसा बर्बाद किया जाए, ये तो बात के लिए हमारा सोच नहीं है। क्योंकि आपका अंतिम सोच यही है धरती को कैसा बर्बाद किया जाए, कितने बार बर्बाद किया जाए। अभी सुनते हैं जितने भी बर्बादी की जो स्थितियां बना के रखे हैं आप लोग, जो आप लोग का मतलब विज्ञान बना के रखे हैं, यह धरती को 21 बार बर्बाद किया जा सकता है, ऐसा सुनते हैं पेपरों में। आपके ज़कीरा कैसा बना है बर्बादी का, उसको हमको जांचना नहीं है। बर्बादी हमारा स्वीकार है नहीं है, आबादी हमारा स्वीकार है। कैसे हमको स्वीकार हो गया? क्योंकि नियति स्वयं आबादी के ओर प्रवर्तनशील है। नियति का मतलब संसार में अस्तित्व में विकास क्रम में जो कुछ भी अभिव्यक्तियां हैं, ये सब का सब व्यवस्था के पक्षधर है। ये अव्यवस्था के पक्षधर नहीं है। हमारा घंटी बजाना यही प्रमुख बात है। व्यवस्था के अर्थ में हर वस्तु जब काम कर रहे हैं, हम उसको शंका करने की क्या अधिकार होता है? उसमें हस्तक्षेप करने की कौन सा अधिकार होता है? हस्तक्षेप करके किया क्या गया? कौन सा व्यवस्था को बुलंद किया? उसको भी कोई माई बाप तो बतावें। या बर्बादी को आप विकास मानते हो तो आपके साथ मंगल आरती करने को हम बैठे हैं, 5 बत्ती जला करके। हम ऐसे में हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये ठीक है कि अंशों को गिनने के आधार पर, है ना, बहुत सारा विध्वंस भी हुआ है, लेकिन जो उसकी संरचना है परमाणुओं की अंशों के रूप में, उसको समझना उपयोगी भी है। जैसे अभी जितना भी संवाद को लेकर कम्युनिकेशन के जितने भी तरीके या जो भी और गणक बनाए गए हैं, कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, उन सबको बनाने का जो आधार है, क्या बनाए हैं बताए? कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, कम्युनिकेशन के जितने भी साधन बनाए गए हैं, इन सबको बनाने का आधार यह है कि हम जिस मटेरियल से बनते हैं उनकी संरचना को ठीक समझ पाते हैं,
उसको उतना ही डिफ्यूज कर पाते हैं, मतलब डिफ्यूजन की एक प्रक्रिया यूज करते हैं कि इतने अंश होंगे या इतने इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इस प्रकार से बिहेव करेगा। अगर आचरण करेगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस प्रकार का आचरण होगा, ऐसा वो तय कर पाते हैं। उस आधार पर करीब करीब 1 स्क्वायर इंच पर 10 लाख प्रकार के ट्रांजिस्टर वो बना पाते हैं, है ना। उसके आधार पर इस करीब 1 स्क्वायर इंच के एरिया में बहुत बढ़िया है, ये सारा फंक्शन वो पैदा कर पाते हैं। ठीक तो इस तरह की उपयोगिता तो है ही, ठीक है ना। अगर हमको परमाणु की संरचना ठीक ठीक समझ में आ जाए, उसके अंश के बारे ठीक ठीक समझ में आ जाए, अंशों का जो विभाजन है विभिन्न परिवेशों में, है ना, वो समझ में आ जाए, उसके आधार पर उसकी आचरण की निश्चितता होती है समझ में आ जाए, ठीक है, वो व्यवस्था के अर्थ में ही है ना, ये स्पष्ट रहे। ठीक है। अभी क्या है, हमको ये स्पष्ट नहीं कि व्यवस्था के अर्थ में ही है, हमको ऐसा लगता है कि उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये जो कुछ भी कर सकते हैं ये सोचना गलत है, लेकिन वो व्यवस्था में है और उसकी एक निश्चित व्यवस्था है, उसका एक निश्चित जो है विभाजन है ना, केंद्र में और विभिन्न परिवेशों में। ये बात हमको अगर स्पष्ट हो तो उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं निश्चित आचरण बढ़िया। परमाणु और पिंड बनाने में। ये स्वागती है, ये स्वागती बिंदु है। मैं समझता हूँ ये आपको भी संतुष्टि मिलता होगा और को भी संतुष्टि मिलेगा। व्यवस्था के अर्थ में विज्ञान जितना काम किया है वह स्वागती है बताया, और पहले भी ये बात को हमने स्वीकारा है। दूर श्रवण दूरगमन दूरदर्शन संबंधी उपलब्धियाँ विज्ञान विधि से हमको प्राप्त हुआ है, ये उपकार है। और जो नाश के लिए जितने भी किया वो प्रकृति विरोधी है, इस बात को हम स्पष्ट किया है। आपने जो कुछ भी इस आधार पर, अंशों को समझने के आधार पर जो कुछ भी उपकार कार्य किया है वो तो संसार सदा सदा के लिए स्वागत करेगा है, वो उपकार को कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी जो भूला हुआ बात को जोड़ने की आवश्यकता मुझ में मेरे पास थी, वो आवश्यकता को हम पूरा किया है। उसका उत्तरदायी मैं ही हूँ, उसमें हम प्रामाणिक हूँ। तो मनुष्य व्यवस्था के रूप में जीने की आवश्यकता है। मनुष्य आवश्यकता व्यवस्था के रूप में जीने के लिए जितना ज्ञान चाहिए, किसका, परमाणु का, अजीर्ण और भूखे तृप्त, उसको हम प्रस्तुत किया है, ठीक है। तृप्त परमाणु ही जीवन रूप में मनुष्य में, हर मनुष्य में काम कर रहा है। इसको हम बोध कराना चाहते हैं, उसमें हम प्रयत्नशील हैं, आंशिक रूप में हम सफल भी हैं। ये दूसरे भाग है। इस अर्थ में है, मनुष्य जीवन को समझने के बाद, जीवन एक व्यवस्था के रूप में बोध होने के बाद, जीवन से ही जीवन का जीवन में बोध होना है। ये प्रक्रिया यदि मानव के गले से उतर जाता है, मानव व्यवस्था में जिएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं समझा, उसके बाद हम व्यवस्था में जीना सुगम हो गया। उसके पहले हमारे पास व्यवस्था में जीना सुगम नहीं था। यदि सुगम होता, वेद को पारायण करके, शास्त्रों को पढ़ करके और उपनिषदों को याद करके, हम ब्रह्म सूत्रों को रट करके, व्याकरण सूत्रों को रट करके यदि हमको ये ज्ञान होता व्यवस्था में जीना, हम यहाँ अमरकंटक में आने की हमारा कोई आवश्यकता नहीं होती। हम इसमें सब में गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है। ये सब में गुजरने के बाद भी हमको व्यवस्था में जीना बनाना है, और व्यवस्था के प्रति हम विश्वास करना भी बनाना है। वो कहाँ से ये फुट पड़ा, जब वो संविधान बना, भारतीय संविधान, उसके लिए जो वैदिक विधि से, वैदिक चिंतन के विधि से क्या सूत्र होगा संविधान में आचरण का, वो दीजिए बोलने से कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो हम ये अपने को अनुभव किया, ये सब लाद करके मरने की क्या ज़रूरत है, ऐसा स्थिति बनी। और उस अभिशाप से छूटने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ा, उसका उत्तर पाना पड़ा। वो मुख्य मुद्दे पर हम इसी विधि से हम अभ्यास में रत हुए, उसमें हमको समझ में आ गई व्यवस्था में जीना संभव है, व्यवस्था में मैं जिया हूँ और भी जीने की संभावना रखी हुई है। इस बात पर हम कायम हुए। कायम होने के पश्चात हम अपने प्रामाणिकता को अभी तक व्यक्त करते जा रहा हूँ। जब तक स्वस्थ शरीर रहेगा, जीवन जब तक अपने जागृति को प्रमाणित करने योग्य रहेगा शरीर, तब तक हम ऐसे ही प्रमाणित रहेंगे।
शरीर जब कभी इसके योग्य नहीं रहेगा शरीर को छोड़ देंगे, उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। इतना और कहना है कि बाबा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर हम लोगों को इसकी आवश्यकता तो बनी हुई है कि परमाणु के अंश की संख्या एक एक परमाणु में, उसकी संरचना विभिन्न परिवेशों में जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, विभाजन हो रहा है, इसको देखना आवश्यक है, क्योंकि उससे उस परमाणु के मतलब संरचना और उसके आधार पर उसका निश्चित आचरण है ना, वो ठीक है, हो सकता है वो मैं स्वागत। पूरा करता हूँ। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अभी तक विज्ञान ने जो देखा है या देखने का प्रयास किया वो विभाजन के आधार पर किया है ना, तोड़ने के आधार पर किया है। परमाणु अपने आप में जैसा है ना, उसको वैसा रहते हुए उसको देख पाना ये मुख्य मुद्दा है। अभी तक विज्ञान की जो विधि है वो विखंडन विधि है। हाँ, उससे देखने में हो सकता है उनको कुछ बहुत सारी चीजें छूट भी गई हों। ठीक है, इसलिए उसमें जो है हमारा निवेदन यही है, तो शुभ तो आपको बोध हुआ है, शुभ तो व्यवस्था ही है, अव्यवस्था शुभ नहीं है। ये बात तो आप हमारे सबके गले से उतर गई है लगता है मुझको। यदि उतरा नहीं होगा तो कल उतर जाएगा, उसकी आवश्यकता तो बनेगी ही। व्यवस्था के अर्थ में जितने भी बात हमको हाथ लगा है मैंने विज्ञान विधि से, ठीक है, वो स्वागत ही है। परंपरा उसको स्वीकार करते ही रहेगा, चिरऋणी रहेगा ही, ठीक है। तो हम अपने बात को बहुत स्पष्ट किया है। मनुष्य व्यवस्था में जीने में असंभव रहा, विज्ञान विधि से भी हम मनुष्य पर विश्वास रखना नहीं बना, और आदर्शवादी विधि से भी मनुष्य पर विश्वास रखना बना नहीं है। इस आधार पर मनुष्य के साथ विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, तभी व्यवस्था में जीना बन पाएगी। इस अर्थ पर हमारा पूरा अनुसंधान है, इस अर्थ में हम पूरे हैं, ठीक है। अब रह गया आपका जो कथन ये है, हम जो परमाणु अंशों को समझने के कारण से हम बहुत सारे शुभ कार्य किए हैं, उसका परंपरा बन ही चुकी है, परंपरा बन चुकी है, तो उसमें किसको क्या तकलीफ है। बाबा जी एक प्रश्न इस मामले में। नहीं बाबा जी एक मिनट उनकी बात पूरी नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहस्तित्ववादी विधि से सहस्तित्ववादी विधि से उन मतलब एक एक परमाणु में परमाणु अंशों की संख्या और विभिन्न परिवेशों में उसका जो वितरण है ना, उसको देखना भी हमारे लिए आवश्यक है सहस्तित्ववादी विधि से, क्योंकि अभी तक जो देखा गया वो विखंडन विधि से देखा गया है। अभी तक जो विज्ञान ने देखा है वो विखंडन विधि से देखा है ना। तो व्यवस्था को ठीक से समझ भी पाता है कि नहीं, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। ये ठीक है कि जो कुछ समझ पाया उसके साथ कुछ उपयोगिता पैदा हो गई है ना, लेकिन वो पूरा पड़ गया ऐसा मैं समझता हूँ है नहीं। हाँ, ठीक है, इसलिए उसको फिर से एक बार देखने की आवश्यकता तो बनी हुई है। देखिए परमाणु जैसा है वैसा रहते हुए है ना, विभिन्न परिवेशों में अंशों का जो वितरण है और उसकी संख्या है उसको देखना आवश्यक है। उसकी आवश्यकता मेरे हिसाब से बनी हुई है। वो ठीक है, तो विखंडन के रूप से देखा, व्यवस्था के अर्थ में देखा ही नहीं है, व्यवस्था के रूप में देखा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ उसकी आवश्यकता हम लोग को बनी हुई है कि हम ठीक है ना बाबा। आप ही कहते हो किसी भी विधि से परमाणु अंशों का संख्या को आप समझ गए हैं, आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, विज्ञान कह रहा है। विज्ञान कह रहा है कि इतना समझ गया है, जो हाँ, समझा है ठीक है, वो नहीं जितना समझा है वो पूरा नहीं पड़ता। ठीक है ना, जितना समझा है वो भी स्वागती है, पूरा समझा है तभी भी स्वागती है, ठीक है ना। परमाणु अंशों को समझ करके उससे जो उपकार करने की बात आपसे हुआ है, अर्थात विज्ञान से हुआ है, उसको आप हम कैसा पहचाना, दूरश्रवण दूरगमन दूरदर्शन विधि से समझा, ठीक बात है। आपका पूरा कथन का भी एसेंस पार्ट यही रहा। बाबा जी उनका ही कहना है कि उसको देखने की आवश्यकता है आपकी विधि से। बाबा जी इस मामले में एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने जीवन परमाणु के गठन की बात कही, जिसमें परमाणु अंश वैज्ञानिक अवधारणा से एकदम फिट बैठ रहे हैं 2, 8, 18, 32 के हिसाब से, तो जीवन परमाणु के स्तर पे तो बहुत ही सही बैठ रहे हैं। इसी तरह से जो भौतिक अवस्था जो गठनशील परमाणु है उनकी भी जो संरचना है परमाणु अंश के संदर्भ में अगर स्पष्ट हो जाए तो इस अवधारणा को बहुत अच्छा सा बल मिलेगा। इसे सब समझ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बारे में क्या होगा महाराज जी, इस भाग को यदि हम स्पष्ट करने के लिए अनुसंधान की बात आती है, उसकी आवश्यकता मुझको प्रतीत होना चाहिए ना। जिसको जो आवश्यकता प्रतीत नहीं होता उसके वो रो जाता नहीं,
जो क्योंकि अस्तित्व में जो है हमारा तृप्ति से अधिक वस्तु है। तो मनुष्य व्यवस्था में जीने मात्र से मानव परंपरा की तृप्ति मिलेगी। अभी जितने भी तकनीकी मिली है, अभी जितने भी युक्तियां मनुष्य जो है ना अपने उत्पादन के लिए अपना चुका है, इसमें से मनुष्य को ये सब सदा सदा उपलब्ध रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आधार पर इस विधा में हमको प्रयत्न करना है, ऐसा कोई महसूस नहीं हुई। मैं महसूस होने पर उसको भी करके देखेंगे, क्या आपत्ति हुआ। यदि कोई कर ही दिया है तो उसमें क्या तकलीफ है। आपके ढंग से यदि हुआ है, आपको वो समझ में आ गया, परमाणु अंशों का होना समझ में आ गया है, उसमें किसको क्या तकलीफ है। उसमें ऊर्जा विधि को समझ लीजिए, वो सत्ता जो है व्यापक होने की बात को जोड़ लीजिए, आपके कार्य में सोने में सुगंध ही होगा ही। और ऊर्जा विधि यदि समझ में नहीं आता है, आप हमारा जो सारे काम अधूरा रहेगा ही। और उसके बाद उसी से जन्म वो तो पैदा होगा, तो विकास विधि से जुड़ी हुई हमारा सारा उत्पादन होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगी, जो धरती को तंग करने वाली बात कम हो जाएगी, या धरती को तंग करने वाली कार्य से हम मुक्त हो सकते हैं, इसके विकल्पात्मक जो ईंधन विधि को खोजने के आधार पर। यह ऐसा बनता है महाराज। ठीक है।